खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, लेकिन बात करते हैं यूपी की। जिस तरीके से 5 पार्टियां एक साथ, आप बात कर लीजिए चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी, पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव और मायावती चंद्रशेखर लगातार आपस में अब एक साथ कहीं ना कहीं पीडीए और पीडीएम की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इसमें से किसका पल्ला भारी है। अब ये तमाम सवाल बनते हैं। हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वाकई में ये जो पार्टियां हैं आपस में जो पीडीए और पीडीएम की राजनीति कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि किसका पल्ला भारी है? देखिए, बिल्कुल माही जी, आपने बहुत ही सदा हुआ सवाल किया है, क्योंकि अगर हम विपक्ष की बात करें तो यही 4-5-6 दल हैं जो अगर आपस में गठबंधन करते, मजबूती से आगे बढ़ते तो यहाँ पर बीजेपी मुश्किल में पड़ती हुई नजर आती है। देखिए, चाहे पीडीए का नारा दीजिए, पीडीएम का नारा दीजिए, नारा देने से कुछ नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटों को आप किस तरह से रिझा सकते हैं, किस तरह से अपनी तरफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर सपा बसपा की हम सिर्फ बात करें तो दोनों का जो वोट बैंक है माही, अगर उनको देखें तो पता चलता है कि 40-42% के आसपास बनता है। लेकिन देखिए, दोनों की धाराएं अलग दिखाई पड़ती है। देखिए, नारे सब दे रहे हैं। आकाश आनंद भी अब जोर शोर से बात करते हुए नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी खूब बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। बीजेपी को रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास जो वोट बैंक है वो उनका पुख्ता वोट बैंक है, मजबूत वोट बैंक है। लगभग 50% के आसपास उनके पास वोट है। तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां, चाहे आजाद की बात करिए, चाहे आप पल्लवी पटेल की बात करिए, ओवैसी की बात करिए, इन सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी को रोकना माही, मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग किसी भी पार्टी के लिए फिलहाल मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबके पास जो वोट बैंक है वो बहुत थोड़ा वोट बैंक है। हाँ, अगर ये सब वोट बैंक मिलता तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी को एक हद तक रोका जा सकता था, क्योंकि लगातार चाहे 14 की बात करें, 19 की बात करें, दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की है। तो ऐसे में इन तमाम दलों को एक साथ आना चाहिए था, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन सर, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जिस तरीके से ये सारी पार्टियां कहीं ना कहीं अपना एक जमीनी स्तर पहले से तैयार कर चुकी हैं, लेकिन मायावती एक ऐसा चेहरा है जो पहले राजनीति में बहुत एक्टिव थी, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा राजनीति से अलग दिखाई दी। अब आकाश आनंद जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में वो जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो साध पाएंगे? या जिस तरीके से उन्होंने बोला मस्जिद या मंदिर की बात उन्होंने उठाई, तो क्या वो आने वाले समय में जिस रणनीति पे चल रहे हैं, सारी पार्टियों से बगावत करते हुए एनडीए गठबंधन पर हमला कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन पर हमला कर रहे हैं, आजाद पर हमला कर रहे हैं, तो क्या अकेले में मायावती और आकाश आनंद की जो राह है वो थोड़े आसान हो पाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, क्योंकि अगर पूरे माहौल को आप देखें तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, या तमाम समुदाय के लोग हो, वहाँ के लोगों को साधना अब मेरे ख्याल से बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले अगर इस तरह की चीजें की जाती, आकाश आनंद, मायावती तो कह सकते जमीनी स्तर पर उतरते, लोगों को साधते, तो शायद वो कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर सकते थे। आपने देखा कि 2007 में जब मायावती ने अकेले दम पर कह सकते हैं कि बहुमत हासिल किया था, उस समय भी उन्होंने समाज के तमाम तबकों को साधा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, और उसी की वजह से वो अपने दम पर सरकार में आई। लेकिन 2012 के बाद से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उनकी जो राजनीतिक हैसियत है वो लगातार उसमें गिरावट देखने को मिली है। और 2022 का चुनाव देखें तो जो पार्टी सबसे स्ट्रांग होती थी, अपने दम पर साथ में 2007 में बहुमत लेकर आई थी, उसके पास महज एक सीट आती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो वोट बैंक है, जो लोगों के प्रति रुझान रहना चाहिए था मायावती का, वो कम हुआ है। और अभी भी अगर आप देखें तो आकाश आनंद अकेले दम पर चुनाव लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आकाश आनंद उतना बड़ा नाम नहीं है जिनके दम पर बसपा आगे बढ़ सके। ऐसे में मायावती को एक मुख्य चेहरा बनना चाहिए था। मुझे लगता है ऐसे वक्त में मायावती को अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए, मायावती ही वो एक, मैं सोचता हूँ कि बड़ा चेहरा है बसपा का, जो कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो जिस तरह से पूरे के पूरे माहौल से जो नज़ारत है, ट्विटर के जरिए तमाम सारी बातें कहती हुई नजर आती हैं। और राजनीति देखिए अब जमीनी स्तर की रह गई, जमीन पर आप नहीं उतरेंगे तो आपको फायदा होता हुआ नजर नहीं आएगा। आप देखिए, पीएम मोदी के बारे में लोग हजार बातें कहते हैं, तमाम सारी पॉलिसीज के खिलाफ रहते हैं, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। कभी तमिलनाडु में दिखाई पड़ते हैं, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी कहीं पे। वहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम जो युवा नेता होने की बात करते हैं, इनके जो
जो आप देखें कि जिस तरह से इनका अंदाज होना चाहिए था, जिस तरह से इनको अब तक ज़मीन पर उतर जाना चाहिए था, वो कहीं नज़र नहीं आता। इसीलिए जो पहली बाजी है वो बीजेपी मारती हुई नजर आ रही है। कि मैं भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और इनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा करना चाहता हूं, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज अभी हम सब लोकसभा चुनाव के बीच में हैं और इस चुनाव में पहले चुनावों की तरह ही हमारा दुश्मन साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथियों, इस दुश्मन को आपको समझना और पहचानना बहुत जरूरी है। आप इनकी पहचान कैसे करेंगे? साथियों, ये दुश्मन आपसे, आपके मूवमेंट पे सीधा वार नहीं करते। ये बहुत समझदार हैं। ये आप पे कभी सामने से आके वार नहीं करेंगे। ये आपके बीच में छुपकर, आपके जैसे बनकर, बहरूपियों की तरह आप लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। साथियों, इनमें और हमारे सच्चे कार्यकर्ता में, बहुजन समाज पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता में फर्क करना बहुत मुश्किल है। आपको बहुत बारीकी से इनको समझना होगा। साथियों, ये भी नीला पटका पहनेंगे, ये भी नीली टोपी पहनेंगे, ये भी बाबा साहब के नारे लगाएंगे, ये भी मान्यवर साहब के नारे लगाएंगे, परंतु जब बात आपकी नेता के बारे में आएगी तो उनके लिए बोलेंगे, अरे बहन जी तो थोड़ा सा उम्र में बढ़ चुकी हैं, अपने समाज से दूर हो चुकी हैं। ये फिर विरोधी पार्टियों के नेताओं की तारीफ करेंगे। साथियों, यहीं पे आपको उनको पकड़ना है जो आपके बीच में रहकर अपने आप को नेता बताए या विपक्षी नेताओं को आपका शुभचिंतक बताए। उनसे आपको संभल के रहना होगा। साथियों, यही इन बहरूपियों की पहचान है जो आपके मूवमेंट को कमजोर करते हैं। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ बोलता है, जो बहन जी के संघर्षों को छोटा और कम बताता है, वही इस मूवमेंट का सबसे बड़ा विरोधी है। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। साथियों, इसी क्रम में पिछले कुछ सालों से ये बहरूपिये कई पदों पे बैठे हैं। ये लोग कई तरीके से आपके रूप में बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं। ये कभी कार्यकर्ता का रूप ले लेते हैं, ये कभी पदाधिकारी का रूप ले लेते हैं, ये कभी हमारे प्रत्याशी का रूप ले लेते हैं। साथियों, पर आपको इनके धोखे में नहीं आना है। साथियों, आपको इनके धोखे में नहीं आना है। अगर ये बात आपकी नेता की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज पार्टी की करते हैं, तो आप अपना वोट हाथी को ही दबा कर देने का काम करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मायावती ने अपने आप को और अपना कैरियर कहीं ना कहीं स्थिर कर लिया है और अपने आप को उस सेल से बाहर नहीं निकाल पा रही है, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उनकी पार्टी और आकाश आनंद के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। वैसे में देखना होगा कि मायावती इस लोकसभा चुनाव में क्या कमाल करके दिखा पाती हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।